सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 9 विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए और आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे। जो बच्चे अपनी सीट पर बैठ गए हैं वेरी गुड, जो नहीं बैठे अपनी सीट्स ले लीजिए और जो बैठ चुके हैं अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और रेडी करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप लोग अपना ध्यान अपनी अपनी स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। जो चीजें यहाँ पर बताई जाती है उनको समझने की कोशिश कीजिएगा और उन्हें नोट डाउन कीजिएगा, घर जाकर रिवाइज एक बार जरूर कीजिएगा। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और देखते हैं आज के टॉपिक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे ध्वनि के बारे में, यानी कि साउंड के बारे में। ठीक है, हमने क्या क्या चीजें देखी थी। हमने ये देखा था कि ध्वनि क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। इसका संचरण निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहले हमने ये देखा था कि माध्यम क्या होता है। जिस पदार्थ से होकर के ध्वनि गुजरती है या संचारित होती है उसको हम माध्यम कहते हैं। सपोज ध्वनि जो है वायु से होकर संचारित हो रही है तो वायु माध्यम हो गया। ठीक है, किसी स्टील, किसी धातु से होकर संचारित हो रही है तो वो माध्यम हो गया। जिस जिस जगह से ध्वनि निकलती है उसे स्रोत कहते हैं और जहां तक जो सुनता है, ध्वनि को ऑब्जर्व करता है, उसको श्रोता कहते हैं। ठीक है, दोनों के बीच जो ध्वनि संचारित होगी वो किसके थ्रू होगी भाई, किसी ना किसी माध्यम के थ्रू होगी। ये बात हम समझ चुके हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है, और उसके बाद हमने ये बात करी थी कि जब कोई वस्तु कैसे किस प्रकार से संचरण होता है तो जब सिर्फ सबसे पहले जो स्रोत होता है उसमें कंपन होता है, उसके चारों ओर जो माध्यम के कण होते हैं वो भी क्या होने लग जाते हैं, कंपमान होने लग जाते हैं, वाइब्रेट होने लग जाते हैं। जो हमारा सोर्स है उसके संपर्क में रहने वाले जो माध्यम के कण हैं वो अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं और वो अपने समीप के कणों पर एक बल लगा देते हैं, जिस कारण उनके समीप के कण भी जो है वो भी अपनी विराम अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। फिर वो कण उनके समीप के कणों पर बल लगाते हैं, फिर वो भी विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये कण जो है आगे 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 के कणों को विस्थापित करते रहते हैं। इस प्रक्रिया में जो ये प्रक्रिया जो है ये माध्यम में चलती रहती है और इसके फलस्वरूप ध्वनि हमारे कानों तक पहुंच जाती है। तो ये प्रक्रिया होती है ध्वनि के संचरण में। ठीक है, हमने ये बात करी थी। अब आज की क्लास में हम लोग ये एक्सपेरिमेंट हमने करे थे और ये प्रैक्टिकल हमने किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग और इम्पोर्टेंट चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आज के टॉपिक की हेडिंग हम लोग पुट अप करने वाले हैं। ध्वनि का संचरण हमने पढ़ लिया। ध्वनि के संचरण के समय क्या होता है, ध्वनि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात नोट डाउन करेंगे साथ में। ध्वनि क्या है, अगर आपसे कोई पूछे ध्वनि क्या है तो आप कहेंगे ध्वनि एक विक्षोभ है, एक डिस्टरबेंस है। विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस। तो ध्वनि एक विक्षोभ है। लिखते रहिए और समझते रहिए। ध्वनि क्या है, एक विक्षोभ है। अतः क्यों, क्योंकि तरंग भी क्या होता है, एक विक्षोभ होता है। तरंग भी क्या है, एक प्रकार का विक्षोभ है। तो ध्वनि को भी हमने देखा जिस प्रकार से ध्वनि के संचरण की क्रिया थी वो एक तरंग के जैसे, बिल्कुल तरंग भी वैसे ही, वेव भी वैसे ही काम करती है। तो मतलब हमें क्या समझ में आया कि ध्वनि भी क्या है, एक विक्षोभ है। ठीक हो गया। जब ये कंपन करेगा अपनी मूल दिशा से इधर उधर इधर उधर, ठीक है, तो इसके जो अगल बगल के जो कण हैं, ये वाले कण, इनमें भी क्या होगा, कंपन होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एक बार जो है जो स्वरित्र में कंपन होता है ये अपने आसपास के कणों को धक्का दे करके उनको नजदीक नजदीक कर देते हैं। उनको क्या कर देते हैं, नजदीक कर देते हैं। देखते हैं, देख रहे हैं ना आप, नजदीक में है। यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। नजदीक नजदीक होने के कारण, नजदीक नजदीक होने के कारण कणों के उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र रहता है और यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र रहता है। इसके जस्ट बाद जहां तक ये कंप्रेस हो पाते हैं, जहां तक ये संपीड़ित हो पाते हैं वहां तक तो उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। उसके आगे हमारे पास निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। उसके आगे जो कण है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहते हैं, दूर दूर, है ना। ओरिजिनली ये इतने दूर दूर थे, यहाँ पर ये नजदीक क्यों आ गए, क्योंकि ये स्वरित्र में कंपन हुआ और इसने आसपास के कणों को धक्का दे दिया, है ना। यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र है। अब जो है यहाँ से ये कंप्रेशन, जो उच्च दाब के क्षेत्र से जो इनको ऊर्जा मिली है, जो कंपन मिला, वो ट्रांसफर हो जाता है इधर। फिर उसके बाद ये बन जाएगा उच्च दाब क्षेत्र,
इधर बन जाएगा निम्न दाब क्षेत्र, इधर बन जाएगा, फिर ये इसको ऐसे ट्रांसफर, फिर ये ऐसे ट्रांसफर, फिर ये ऐसे ट्रांसफर, ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं। तो मतलब हमको उच्च दाब क्षेत्र और निम्न दाब क्षेत्र, देखो उच्च दाब क्षेत्र फिर निम्न दाब क्षेत्र, ऐसे जो है सीरीज में देखने को मिलते हैं। दोबारा से बता रहा हूं कि जो एक हमारे पास स्वरित्र है, जो ट्यूनिंग फॉर्क है, इसमें क्या होगा, इसमें कंपन हुआ, कंपन होने के कारण इसके जो आजू बाजू इसके आसपास के जो माध्यम के कण थे उनमें क्या हुआ, उनमें भी कंपन हुआ। उनमें कंपन होने के कारण जो सबसे नजदीक के कण थे, जो सबसे नजदीक के कण थे ये वाले, ये तो क्या हो गए, ये पास पास आ गए, है ना, क्योंकि इनको वाइब्रेट होकर के अपनी माध्यम जो माध्य स्थिति है उससे ये हिल गए, विस्थापित हो गए, तो सब के सब क्या हो गए, नजदीक नजदीक आ गए। अब नजदीक नजदीक आने के कारण यहाँ पर कौन सा क्षेत्र बना भाई, यहाँ पर बना हमारा कौन सा, उच्च दाब क्षेत्र। जहां तक ये पास पास आ पाए वहां तक उच्च दाब क्षेत्र बन गया। उसके बाद हमारे पास निम्न दाब का क्षेत्र बना, फिर उसके बाद फिर उच्च दाब का क्षेत्र, फिर निम्न। तो ये जो है एक तरीके से संपीड़न और विरलन, विरलन भी हम देखेंगे भी क्या होता है, ये हमको एक सीरीज, एक श्रेणी बनती हुई दिखती है। क्या ये बात समझ पाए हैं? ठीक है, इसको ही हम लिखेंगे अभी, इसी बात को हम अभी लिखने वाले हैं। चलिए, तो संपीड़न में क्या लिखेंगे, जब कोई कंपमान वस्तु, जब कोई कंपमान वस्तु, जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर, आगे की ओर कंपन करती है, तो अपने सामने की वायु को, तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है। और इस प्रकार कौन सा क्षेत्र बना था भाई, इस प्रकार उच्च दाब क्षेत्र, उच्च दाब क्षेत्र को हमने कैसे दिखाया था भाई, सी। ठीक है, अभी आगे लिखते चलो। उच्च दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं, इस क्षेत्र को संपीड़न। समझ में आ गया, जहां पर जो होगा उच्च दाब क्षेत्र बनेगा वो संपीड़न होगा। संपीड़न मतलब पिचकाना, हम अपने सरल भाषा में समझे तो पिचकाना मतलब दबाना, है ना, प्रेस करना। समझ में आ गया। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारे पास विरलन, इसी के जैसा है विरलन, रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन में क्या होगा, रेयरफैक्शन में सिंपली वापस से जब ये अपनी ऊर्जा आगे के कणों को देके आएगी तो यहाँ पर जो निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा वो होगा विरलन। ठीक है, तो सिंपल इतना समझना है, ये धक्का देगी तो संपीड़न, और वापस धक्का दे करके वापस अपनी जगह पर आएगी, वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगी, तो निम्न दाब का क्षेत्र विरलन। ठीक है, तो आप ये कहेंगे निम्न दाब के क्षेत्र, निम्न दाब के क्षेत्र को विरलन यानी कि रेयरफैक्शन कहते हैं।
ये मैंने शॉर्ट में लिखवाया आपको, मतलब बात समझ गए। देखो विरलन ये वाला है, विरलन ये वाला है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया क्या है, विरलन, जहां पर निम्न दाब क्षेत्र कण जो है अपनी जो ओरिजिनल स्टेट थी वहां पर रह रहे हैं, ठीक है। तो उच्च दाब के क्षेत्र को हम कंप्रेशन यानी कि संपीड़न कहते हैं, निम्न दाब के क्षेत्र को हम विरलन कहते हैं। तो जब माध्यम में ध्वनि तरंगें संचरण करती है यानी कि चलती हैं, प्रोपोगेशन करती हैं, तो उस केस में ये संपीड़न और विरलन जल्दी जल्दी बनते हैं, फटाफट से बनते हैं, है ना। फटाफट से कणों में गति होती है। आपको कोई आवाज सुनने में कितना टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है, तो उतनी देर में संपीड़न विरलन जो है हजारों बार हो जाता है और आपके कानों तक आवाज पहुंच जाती है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे जब जब ध्वनि तरंग माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम में संपीड़न एवं विरलन तेज गति से होता है एवं इसकी एक श्रेणी बन जाती है। कि क्या बन जाती है, एक सीरीज बन जाती है। कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। कंप्रेशन यानी कि संपीड़न क्या है, उच्च दाब का क्षेत्र है, विलयन क्या है, निम्न दाब का क्षेत्र है। इस बात को ध्यान रखेंगे। संपीड़न जो है कंप्रेशन उच्च दाब क्षेत्र, हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया, और विरलन यानी कि रेयरफैक्शन निम्न दाब का क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर एरिया, ठीक है। उच्च दाब क्षेत्र और निम्न दाब क्षेत्र। चलिए, तो यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है। तो संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र होता है, विरलन निम्न दाब का क्षेत्र होता है, ठीक है। अब ये बात करेंगे कि दाब का क्या मतलब होगा, दाब का क्या मतलब होगा। तो दाब से मतलब होता है, दाब से मतलब होता है, अगर मैं बोल रहा हूं उच्च दाब का क्षेत्र बन रहा है, मतलब माध्यम में जो कणों का घनत्व है, कणों का घनत्व जो है वो अधिक है, ठीक है। कणों का घनत्व अधिक है। इस तरीके से भी हम इस बात को बोल सकते हैं। आपके एग्जाम में अगर ऐसा है तो आप उसको गलत मत करना। कणों का घनत्व अधिक है मतलब संपीड़न है, उच्च दाब क्षेत्र है मतलब संपीड़न है। ये तीनों बातें एक दूसरे से संबंधित हैं। और कणों का घनत्व कम, कणों का घनत्व कम मतलब विरलन, मतलब कि निम्न दाब क्षेत्र। इसे भी नोट डाउन कर लें। चलिए, हमने बेल जार का अनुप्रयोग देखा था, बेल जाल का अनुप्रयोग देखा था, किस किसने देखा था। देखो फिर से बता देते हैं। बेल जार के अनुप्रयोग में हमने क्या करा था, ये रहा बेल जार का अनुप्रयोग। बेल जार के अनुप्रयोग में हमने एक बेल जार को लिया था। क्या लिया था, एक बेल जार। बेल जार एक बर्तन होता है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस बेल जार में हमने क्या करा, इसके नीचे से एक तो पाइप लगा दिया, है ना, जो कि कहाँ जाता है, जो कि निर्वात पंप को जाता है। और ऊपर से हमने कॉर्क लगा दिया। कॉर्क मतलब बंद कर दिया, ढक्कन लगा दिया, पूरे अच्छे तरीके से बेल जार को बंद कर दिया। इस कॉर्क में से बस हमने दो तारें जो है अंदर डाली, उस दो तार के साथ एक विद्युत घंटी लगी हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल। और बाहर जाकर के तार जो है एक विद्युत परिपथ को कनेक्ट हो जाती है, जिसमें स्विच और विद्युत धारा प्रवाहित होती है अपना। इतना काम करने के बाद हम क्या करते हैं, हम
निर्वात पंप को ऑन कर देते हैं। निर्वात पंप को क्या कर देते हैं? ऑन कर देते हैं। निर्वात पंप को ऑन करने से क्या होगा? इसके अंदर क्या है? वायु। जैसे ही निर्वात पंप को ऑन करेंगे वो सारी वायु इस पाइप से होकर के बाहर चली जाएगी। अब बेल जार के अंदर कोई वायु नहीं रह जाएगी, मतलब इसके अंदर निर्वात बन जाएगा। जहां पर वायु नहीं होती है माध्यम में, वहां पर निर्वात बन जाता है। क्या समझे बच्चों? जहां पर वायु नहीं होती है वहां पर क्या बन जाता है? निर्वात बन जाता है। अब जब इसके अंदर निर्वात बन गया तो हमने क्या करा? हमने यहाँ से ये स्विच को प्रेस करा, स्विच को ऑन करा। ऑन करा तो ये घंटी बजेगी। हम देखते हैं जब इसके अंदर निर्वात बन गया, जब ये घंटी बजती है तो इसका बजना हमें सुनाई नहीं देता। इसका बजना हमें सुनाई नहीं देता। बात समझ में आई? घंटी बजाएंगे तो आपको आवाज सुनाई देगी ना, यहां पर नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? अगर इसका कारण हम देखने की कोशिश करें तो इसके पीछे क्या कारण है कि जो बेलदार है, बेलदार के अंदर माध्यम की उपस्थिति नहीं है। वायु थी, वायु अब जा चुकी है, सिर्फ निर्वात है। और सिर्फ निर्वात में ध्वनि जो है वो संचरण नहीं करती, मतलब निर्वात में हमको आवाज नहीं सुनाई देती। इसीलिए जब इस बेलदार के अंदर निर्वात रहेगा, हम घंटी का बटन दबाएंगे, घंटी बजेगी तो सही, लेकिन हमको सुनाई नहीं देगी। हमको कब सुनाई देगी? जब इस बेलदार के अंदर वायु भरी रहेगी। क्या भरी रहेगी? वायु। वायु क्या है? एक माध्यम है, तो माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि को। ये बात हमने इस प्रैक्टिकल के थ्रू समझाने की कोशिश करी। बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आई? तो इसके बाद हम बात करते हैं ध्वनि तरंगों के रिलेटेड। ध्वनि तरंगों में हमने क्या बात करी कि ध्वनि क्या होती है? एक तरंग है, एक विक्षोभ है एक प्रकार का। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, इसमें उच्च दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र बनते हैं, लगातार बनते हैं, तेजी से बनते हैं। इसीलिए ध्वनि क्या है? संचरित होती है। अब कुछ क्वेश्चन है आपके पास, कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको, ठीक है? अब तक जो बात हुई उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको, और आपको जो है इनको समझाना है और समझना भी है कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया हमसे और इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए। देखिए, ये 3 प्रश्न है आपके पास, 3 प्रश्न है आपके पास। पहला प्रश्न है, आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? घंटी तो हर किसी के विद्यालय में रहती है ना, तो उससे आवाज कैसे आती है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं? वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने इस पर बात नहीं करी है अब तक। ध्वनि तरंगों को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ये। तीसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए आप अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गए हुए हैं, ठीक है? मान लो, ठीक है? क्या आप अपने मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुन पाएंगे? 3 क्वेश्चन है। अब तीनों क्वेश्चन का आंसर उन सारी बातों पर छुपा हुआ है जो हमने अभी तक करी, ठीक है? यांत्रिक तरंगों की बात करें तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगे कब उत्पन्न होंगी? जब माध्यम में कणों के बीच में विक्षोभ होगा, यानी कणों के बीच में वाइब्रेशन होगा। अगर कणों के बीच में वाइब्रेशन नहीं होगा तो हमको ध्वनि तरंगे नहीं सुनाई देंगी, ठीक है? तो इसीलिए हम कहेंगे क्योंकि ध्वनि जो है ये इसका संचरण जो है माध्यम के कणों पर निर्भर करता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ध्वनि तरंगों की गति माध्यम के कणों द्वारा अभिलक्षित की जाती है। इसीलिए ध्वनि तरंगों को हम यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। लिख लेंगे इस बात को। चलिए, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन का आंसर, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं? आप लिखेंगे, ध्वनि तरंगों के की गति माध्यम के कणों के द्वारा अभिलक्षित की जाती है, यानी उनके द्वारा बताई जाती है। इसलिए ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं।
समझ गए? पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर, पहले और तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ सकते हैं। चंद्रमा पर क्या नहीं होता है भाई? चंद्रमा पर माध्यम नहीं है, मीडियम नहीं है, और हमने कहा था जहां माध्यम नहीं वहां ध्वनि नहीं। तो क्या आप अपने मित्र के द्वारा उत्पन्न की हुई ध्वनि को सुन पाएंगे चंद्रमा पर? अब इस बात का आंसर आप खुद से पता लगाइए। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया ध्वनि वहां पर सुनाई देगी जहां पर माध्यम होगा, जहां पर माध्यम नहीं होगा वहां पर ध्वनि नहीं सुनाई देगी। चंद्रमा पर आप गए, चंद्रमा पर माध्यम नहीं है, तो क्या वहां पर ध्वनि सुनाई देगी? सोच के बताना। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, जिसने नोट डाउन नहीं करा है। और पहले और तीसरे क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करके लाएंगे। पहले और तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग होमवर्क में लिखकर लाएंगे। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए तो उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। ध्वनि चैप्टर से आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको एक बार घर में करने की कोशिश जरूर करना। आगे चल करके हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस